तेज बारिश में मिठू तोता अपने टूटे हुए घोंसले में बैठा हुआ था। मैंने अपना अमरूद घोंसले में छुपा दिया है, अब किसी चोर को मेरा अमरूद नहीं मिलेगा। फिर मिठू तोता दाना ढूंढने जंगल में चला जाता है। गौरी कवि की नाक बहुत तेज थी। वो अपने घर से निकलती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपना सर ऊपर करके सूंघने लगती है। खुशबू उस साइड से आ रही है, मैं खुशबू के पीछे जा जाकर भोजन ढूंढ ही लूंगी। गौरी कवि फिर से उड़ती है। वो खुशबू के पीछे पीछे मिठू तोते के घोंसले तक पहुंच जाती है। तू जंगल में चाहे जहाँ भी छुपेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तो तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मेरा मीठा मीठा अमरूद, मोटी चोंच वाले, तो जहाँ भी इसे छुपा कर रखे मैं इसे ढूंढ ही लूंगी। गौरी कवि वो अमरूद चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। गौरी कवि वो अमरूद अपने घर ले जाती है और अपने घोंसले में रखती है। ये कालू न जाने अब कहाँ चला गया है, मैं अपने पति को ढूंढ कर आती हूँ, फिर हम खाएंगे मीठा मीठा अमरूद। गौरी कवि अपने घर से निकलती है। अब बारिश भी थम चुकी थी। कालू कौवा एक पेड़ के नीचे सो रहा था। लाल सुनहरी मीठा अमरूद, ये किसका है? काश ये मेरा होता, काश ये अमरूद मेरा होता। कालू उठो, क्या दिन में सपने देख रहे हो? लाल पीला मीठा अमरूद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालू कौवा ये सुनकर फौरन उठ जाता है। मेरा सपना सच हो गया, मैं खाऊंगा मीठा अमरूद, मैं खाऊंगा। कालू कौवा गौरी के साथ घर जाता है। मेरा अमरूद आज फिर चोरी हो गया। मरे वो चोर जो हर रोज मेरा अमरूद चोरी करता है। पेट में दर्द हो उसके जिसने भी मेरा अमरूद चोरी किया है। मिठू तोता अपने घोंसले में बैठकर ऐसे रो रहा था। मिठू तोते को रोता हुआ देखकर कबूतर वहाँ आता है। क्या हुआ मिठू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मेरा अमरूद किसी ने चुरा लिया है। मिठू, तुम्हारा अमरूद भला कौन चुरा सकता है? पता नहीं कबूतर, मैंने चोर को नहीं देखा। मिठू, अब जब भी तुम दाना लेने जाओ तो अपना भोजन घोंसले में ना छुपाना, क्योंकि चोर ने तुम्हारा घोंसला देख लिया है, वो फिर से आएगा। रानू चिड़िया तुम्हारे पास रहती है, तुम उसे जाकर दे आया करो, वो संभाल कर रख लेगी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और मिठू तोता भी भोजन की खोज में निकल जाता है। मिठू तोते को किसान के खेत में अमरूद का पेड़ मिल जाता है। वो पेट भरकर अमरूद खाता है और कुछ अमरूद अपने साथ ले आता है। रात को मिठू तोता वो अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर लेट जाता है। कालू जी, कल तुम चोरी करोगे? गौरी, तुम तो जानती हो तुम्हारी नाक बहुत तेज है। तुम तो भोजन की खुशबू सूंघ लेती हो और भोजन चोरी कर लेती हो, मगर मुझे ऐसा करने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे वो चोर कौवे बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। मिठू तोता एक अमरूद खा लेता है और बाकी के 2 अमरूद लेकर वो रानू चिड़िया के पास जाता है। मिठू तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू भैया, क्या हुआ? आज आप सुबह सुबह ही आ गए, सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, मेरे ये अमरूद अपने घर में छुपा ले, कोई चोर हर रोज मेरे अमरूद चोरी कर लेता है। मिठू भैया, मेरे दरवाजे की कुंडी भी खराब है, लेकिन मैं ये अमरूद अलमारी में छुपा देती हूँ। रानू बहन, ये अमरूद आपके घर में मेरे घोंसले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी भोजन लेने चली जाती है। अरे, आज तो भोजन की खुशबू और दिशा से आ रही है, मगर मिठू का घोंसला तो इस दिशा में है। फिर गौरी कवि खुशबू की दिशा में जाती है। क्या अब ये छोटी चिड़िया भी अमरूद खाने लगी है? छोटी चिड़िया तो जितने भी अमरूद खा ले, मगर बड़ी नहीं होने वाली। चिड़िया के घर का दरवाजा भी तो बंद है। गौरी कवि रानू चिड़िया के दरवाजे को धक्का देती है तो वो खुल जाता है और गौरी कवि सीधी अंदर जाकर गिरती है। मर गई, कम वक्त, दरवाजा तो खुला ही था, अभी पंख टूटने लगा था मेरा। फिर गौरी कवि सूंघती हुई अलमारी के पास जाती है। फिर वो दोनों अमरूद निकालकर वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते हैं और गीत गाते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तू मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ,
हम दोनों का है काम। कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना है मेरा काम, चोरी करना है मेरा काम। जब रानू चिड़िया वापस लौटती है तो मिठू तोता रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। आप मुझे अमरूद दे दें। हाँ मिठू भैया, आप मेरे साथ आ जाएं और अपने अमरूद ले लें। मिठू भैया, भोजन तो आज मुझे भी नहीं मिला। चिड़िया बहन, मेरा एक अमरूद आप खा लेना और एक मैं खा लूँगा। जब रानू चिड़िया अलमारी खोलती है तो वहाँ एक भी अमरूद नहीं था। मिठू भैया, अलमारी में तो दोनों अमरूद नहीं है। मैं लूट गया। कोई चोर मेरा यहाँ से भी अमरूद चुरा कर ले गया। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिठू भैया, धीरज रखिए। हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता उल्लू के पास जाते हैं। उल्लू भैया, ये लीजिए दाना और हमें कोई ऐसा फंदा दीजिए जिसमें फंसा हुआ चोर कभी निकल ना पाए। कोई हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। कोई ऐसा फंदा दो जिससे उसे नानी याद आ जाए। चिड़िया और मिठू, ये फंदा बहुत मजबूत है। अगर एक बार इसमें फंस गया चोर तो उसे नानी क्या दादी भी साथ में याद आएगी। फिर वो दोनों फंदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिठू तोता वो फंदा अपने घोंसले में रख देता है और साथ में एक अमरूद भी रख देते हैं। फिर वो दोनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कालू जी, मेरी नाक बता रही है, कहीं तो अमरूद है, कहीं तो पका हुआ अमरूद है। गोरी, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जल्दी से जाकर वो पका हुआ अमरूद ले आओ, फिर पार्टी करेंगे दोनों मिलकर। गौरी कभी खुशबू की दिशा में उड़ती है। वो मिठू तोते के घोंसले में जाती है। मेरी मोटी चोंच वाले गंदे भाई, अगर तू अमरूद को बादलों में भी छुपा दे तो मैं उसे ढूंढ लूंगी। गौरी कभी जैसे ही अमरूद पर चोंच मारती है तो फंदा खुल जाता है और गौरी कभी की पूंछ में फंस जाता है। कोई बचाओ मुझे, मेरी पूंछ। फिर मिठू तोता और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। फंस गई, काली कभी फंस गई। आज मैं तुझसे सारे अगले पिछले हिसाब बराबर करूँगा। फिर मिठू तोता अपनी तेज चोंच से गौरी कभी को मारने लगता है। गौरी कभी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, मगर उसकी पूंछ टूटकर फंदे में ही रह जाती है। फिर भी गौरी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। मिठू, अब हमारे केलों की खेती तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों में हम इसे मंडी में बेच देंगे। चिड़िया, इन दिनों केलों का ख्याल रखना होगा। सुना है जंगल में कुछ पक्षी केले चोरी कर रहे हैं। सारा दिन अपने केलों को पानी देने के बाद मिठू तोता और रानू चिड़िया अपने अपने घर को चले जाते हैं। रानू और मिठू के जाने के बाद चोर पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह रे मेरी किस्मत, देखो कालू, मिठू और रानू के केले तो पक चुके हैं और मुझे तो पता ही नहीं चला। गोरी, तुम केले खाओ, केले के छिलके हम कबूतर के घर के बाहर फेंक देंगे। ऐसे केले खाएंगे हम और चोर बनेगा वो गंदी आँखों वाला कबूतर। फिर वो दोनों पति पत्नी चोर जी भरकर केले खाते हैं और कालू कौवा सारे छिलके उठा लेता है और कबूतर के घर के बाहर फेंक देते हैं। दूसरे दिन जब रानू चिड़िया और मिठू तोता अपने खेत में आते हैं तो पके हुए केले ना देखकर परेशान हो जाते हैं। मिठू भैया, हमारी पकी हुई तैयार फसल कोई चोर चुरा कर ले गया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जो भी होगा मैं उसे पकड़ूंगा। रानू चिड़िया और मिठू तोता दोनों कफों के पास जाते हैं। गौरी बहन, हमारे केलों की फसल से किसी चोर ने केले चुरा लिए हैं। क्या ये काम आप दोनों का तो नहीं है? चिड़िया, ना, हमने तो कई महीनों से चोरियां करना छोड़ दी हैं। तुम ऐसा करो, सभी पक्षियों के घर जाकर देखो, जिसने केले खाए होंगे छिलके भी उसी के घर के सामने पड़े होंगे। चिड़िया को कफे की बात पसंद आती है। फिर वो दोनों बुलबुल के घर जाते हैं, मगर वहाँ केले के छिलके नहीं थे। फिर वो दोनों कबूतर के घर जाते हैं। मिल गया, चोर मिल गया। कबूतर, तुमने ही हमारे केले खाए हैं। कबूतर भैया, अब आप भी कौवों की तरह चोरियां करने लग गए हैं। अगर केले खाने का ज्यादा ही मन कर रहा था तो मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। नहीं मिठू और चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके खेत से केले नहीं चुराए। तो फिर ये केले के छिलके कहाँ से आए?
आज के बाद अगर मुझे खेत में नजर आए तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ये जरूर किसी की शरारत होगी। चिड़िया और मिठू तोता कबूतर से गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे खुद को सच्चा साबित करने के लिए असल चोर को पकड़ना होगा। अगर असल चोर ना पकड़ा गया तो चिड़िया और मिठू मुझे ही चोर समझेंगे। कालू जी, उस मिठू और चिड़िया ने तो कबूतर को ही चोर बना दिया। हाँ गोरी, केले खाए हमने और चोर बना वो कबूतर। हाँ कालू, आज फिर से केले खाएंगे और चोर बनेगी वो मोटी बुलबुल। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। रानू चिड़िया और मिठू तोता पौधों को पानी देकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया और मिठू तोता फिर से घर चले जाते हैं, मगर आज कबूतर केलों के पेड़ के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। उसे खुद को सच्चा जो साबित करना था। इधर मौका देखकर गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के खेत में आ जाते हैं। 1 2 3 गोरी, काम शुरू करो। वो दोनों केले के पेड़ से पके हुए केले तोड़कर खाने लगते हैं। पीछे से कबूतर भी आ जाता है। जिसने खाए केले वही बनेगा चोर। तुम दोनों पकड़े गए हो। फिर चिड़िया और मिठू भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया और मिठू, ये रहे तुम्हारे चोर। मैं चोर नहीं हूँ। कबूतर, हमने तो केले आज पहली बार खाए हैं। गौरी की बच्ची, केले खुद खाए और इल्जाम लगाया कबूतर पर। आज तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मारो इन्हें, मारो, आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे रानू चिड़िया और मिठू कौवों के पीछे पीछे और कौवे आगे आगे भागते हैं। ऐसे केले चोर पकड़े जाते हैं। माँ बाप की सभी खुशियाँ अपनी संतान से ही होती हैं। माँ सारी सारी रात जागकर अपने बच्चों को पालती है। वहीं एक बाप गर्म धूप में भी काम करता है। एक बात तो है, एक माँ अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर सकती है, मगर बाप भूल सकता है। वो अपनी नई खुशियों की तलाश में अपनी पुरानी खुशियों को छोटा समझता है। ऐसा मैंने देखा है, शायद आपने भी। आग बरसाती हुई धूप में चिड़ियाओं का वो परिवार अपने टूटे हुए घर पर बैठा था। गुड्डू की मम्मा, क्या सामान बांध लिया है? हाँ, जो चीजें जरूरी थी वो मैंने रख ली हैं। गुड़िया और गुड्डू के खिलौने और कुछ बाकी चीजें। मम्मा, आपने मेरी घड़ी रख ली है ना? नहीं बेटा, आपकी घड़ी घर के नीचे दब गई होगी, वो तो मुझे मिली ही नहीं। मम्मा, अब चले, धूप पड़ रही है। फिर वो सब अपना नया सफर शुरू करते हैं। उन्हें प्रवास करके दूसरे जंगल जाना था और नए जंगल में जाकर अपने लिए एक नया घर बनाना था। उड़ते उड़ते वो सब दूर निकल जाते हैं। बच्चे थक गए थे, इसीलिए चिड़ियाओं का वो परिवार एक झरने के पास रुकता है। यहाँ का मौसम है तो गर्म, मगर हमारे पुराने वाले जंगल से अच्छा है। बाबा, आपको हमें पालने के लिए बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। गुड़िया बेटी, मुश्किलात तो जिंदगी का एक हिस्सा है। आप सब यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बाबा चिड़िया अपने परिवार के खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। थोड़ी दूर पापा चिड़िया को एक सुंदर सी चिड़िया बैठी दिखाई देती है। बाबा चिड़िया वहाँ जाता है। मैं यहाँ नया आया हूँ, इस जंगल में दाना कहाँ से मिलेगा? क्या आप बताएंगी मुझे? मेरा नाम लाडो है, वो सामने मेरा ही घर है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में दाना भी है और बहुत कुछ। मगर मुझे अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेकर जाना है। ये जंगल बहुत बड़ा है, वो अपने खाने के लिए कुछ न कुछ तो ढूंढ ही लेंगे। आप मेरे साथ आ जाएं। फिर बाबा चिड़िया उस अजनबी चिड़िया के साथ घर चला जाता है। ये दाना जो आप खा रहे हैं, ये मैंने कल ही जमा किया था। मैं अकेली रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, दाना है, सब कुछ है, मगर किसी का साथ नहीं है। क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? कोई आप जैसा मिला ही नहीं। ये सुनकर पापा चिड़िया लाडो की तरफ देखता ही रह जाता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम। आओ, मेरे साथ आओ। लाडो चिड़िया बाबा चिड़िया को घर से बाहर ले जाती है। देखो, ये सारे फूल मेरे हैं और यहाँ से थोड़ी दूर एक अंगूरों की बेल भी है। सब कुछ है मेरे पास, खुशियाँ ही खुशियाँ। लाडो चिड़िया एक ही बार में बहुत सारी बातें करती है। ये सब इतनी अचानक, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। मम्मा, मेरे बाबा अभी तक आए क्यों नहीं वापस? मुझे भूख लगी है। बाबा भी ना
जहाँ जाते हैं वहीं जाकर बैठ जाते हैं। दाना थोड़ी दूर से मिला होगा, थोड़ी देर तक आ जाएंगे आपके बाबा। ये साथ कब तक रहेगा? जन्म जन्म तक। मेरा कोई नहीं है, तुम मिले हो तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूंगी। शायद मुझे नहीं मिलने वाली खुशियाँ ही यहाँ खींच लाई हैं, वरना मैं तो नदी के दूसरी ओर से जाने वाला था। कल मेला लगेगा, वो सामने रौनक ही रौनक होगी। मुझे उन्हें बताना ही होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो चले जाएंगे। कब तक इंतजार करेंगे वो आपका। अपने बच्चों को पीछे छोड़कर मामा चिड़िया अपने पति की तलाश में जाती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चे भूख से रोए जा रहे हैं। रानो, तुम जा सकती हो बच्चों को लेकर। अगर छोटी सी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाए तो दुखों का सामना कौन करेगा? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे घर में। ये सुनकर मामा चिड़िया का शरीर बेजान हो जाता है। गुड्डू के बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे भूखे हैं, चलें जल्दी करें। मैं लाडो से शादी करके यहाँ जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मासूम चिड़िया, तुम क्यों अपना समय यहाँ जाया कर रही हो? एक बार कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। आपने मुझसे तो खुशियाँ छीनी ही हैं, पर मेरे बच्चों से भी छीन ली। मैं क्या बताऊंगी अपने बच्चों को जाकर? क्या मेरी यही हैसियत थी कि बीच रास्ते में आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मैं कैसे सामना करूंगी अपने बच्चों का? क्या बताऊंगी उन्हें? रोती हुई रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तुम भूल जाओ, सब भूल जाओ। ये मत सोचना कि कभी तुम्हारा कोई परिवार भी था। मैं साथ रहूंगी तुम्हारे हमेशा हमेशा के लिए। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया, गुड्डू, मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? बच्चों, आपके बाबा वो कहीं खो गए हैं। आपके बाबा रास्ता भूल गए हैं। शायद वो दोबारा अब हमें कहीं ना मिले। ये सुनकर बच्चे भी रोने लग जाते हैं। मम्मा, मैं जाता हूँ, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। मैं अपने बाबा को ढूंढ कर ले आऊँगा। मम्मा, पर बाबा तो बड़े हैं, क्या बड़े भी रास्ता भूल सकते हैं? हाँ बेटी, जब छोटे रास्ता भूल जाए तो उन्हें ढूंढ लिया जाता है, मगर जब बड़े खुद से रास्ता भूल जाए तो उन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड़िया बहुत बुद्धिमान थी, वो अपनी माँ की तरह बहुत अक्लमंद थी। हाँ माँ, मगर छोड़कर जाने वालों का इंतजार करना और धूप में जलने से बेहतर है कि हम शाम होने से पहले पहले अपना कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें। आप चले माँ। हाँ गुड़िया बेटा। माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है, क्योंकि मामा चिड़िया की सारी जिंदगी तो अपने बच्चों से थी। और फिर वो सारे सागर वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर मामा चिड़िया अपना सामान एक जगह रखते हुए घर बनाने में इतनी मसरूफ हो जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड़िया बेटी, वो बड़ी लकड़ी देना मुझे, और कुक्कू बेटा, आप मुझे कुछ पत्ते तोड़ कर दें। मैं लाया मम्मा। मैं घर बना लूं, फिर अपने बच्चों को दाना ला कर दूंगी। मैं सब कर लूंगी। मैं अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैं मुकाबला करूंगी सबका। मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना ही मेरा कोई था। मेरे बच्चे ही बस मेरे हैं। मामा चिड़िया तेजी से काम कर रही थी, रोई जा रही थी और बोले जा रही थी, और बच्चे हैरानी से अपनी मम्मा को देखे जा रहे थे। इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गौरी कभी अपने 7 बच्चों के साथ खतरनाक जंगल के पास रहती थी। कालू कौवा डरते डरते एक पेड़ से कुछ फल तोड़ रहा था। जल्दी जल्दी से गौरी कभी और बच्चों के लिए फल तोड़ लेता हूँ। अगर जंगल की कोई बाजें या चीलें आ गई तो वो मुझे खा जाएंगी। कालू कौवा डरते डरते कुछ फल तोड़ता है और अपने घर की ओर चला जाता है। कालू कौवा फल लेकर जंगल के पास अपने छोटे से घोंसले में जाता है, जहाँ गौरी कभी अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा घर का दरवाजा बंद कर देता है। कालू जी, किसी ने आपको यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? नहीं गौरी, मैं छुप छुप कर यहाँ आया हूँ, किसी ने नहीं देखा मुझे। कालू जी, पास के जंगल के जालिम पक्षियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, वरना वो जालिम चीलें हमारे बच्चों और हमें खा जाएंगी।
गौरी, पता है मुझे, इसीलिए घर में आने से पहले मैं बाहर देर तक खड़ा रहता हूँ। अच्छा गौरी, तुम बच्चों को ये फल खिलाओ, मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। माँ, तुम हमें बाहर खेलने क्यों नहीं जाने देती हो? हमें सारा दिन घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मुन्नी बेटा, अभी तुम सब बहुत छोटे हो, यहाँ बाहर हर जगह बहुत खतरा है। वो सब जालिम पक्षी तुम जैसे मासूम बच्चों को खा जाएंगे। माँ, क्या वो जालिम चीलें हमें भी खा जाएंगी? नहीं बच्चों, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर कालू कौवा भी पानी ले आता है। वो सब पानी पीकर सो जाते हैं। आधी रात को गौरी कवि के 3 अंडे भी फूट जाते हैं और उनमें से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं, जो अंडों से बाहर आते ही शोर मचाने लगते हैं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना कोई जालिम चीले हमारे बच्चों को देख न ले। तभी बाहर कुछ पक्षियों की आवाजें आती हैं। ये सुनकर कालू कौवा बाहर देखता है। तभी सामने 2 गिद्दे बैठी हुई थीं। गौरी, बच्चों को चुप कराओ, वरना वो गिद्दे यहाँ आकर हमारे बच्चों को ले जाएंगी। अरे भाई, अभी तो बच्चों की आवाजें आ रही थी। पता नहीं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है वो पक्षी कहीं दूर चले गए हैं। चलो हम उन्हें जंगल में ही देखते हैं। गौरी, अच्छा ही हुआ कि वो जालिम गिद्दे यहाँ से चली गई। आज तो इन छोटे बच्चों ने हमें मरवा ही दिया था। अगली सुबह कालू कौवा बच्चों के लिए फल लेने जाता है और गौरी कवि घर में बैठकर अपने 7 बच्चों की रक्षा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरी कवि और कालू कौवा अपने 7 बच्चों को लेकर बाहर बैठे हुए थे। तभी दूर जंगल से वो जालिम गिद्दे उन्हें देख लेती हैं। अरे भाई, वो देखो कौवे और कौवे के बच्चे। चलो भाई जल्दी करो, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। भाई रुक जाओ, हम अभी इनका शिकार नहीं कर सकते। अगर हमने इनका अभी शिकार किया तो हमें अपना आधा हिस्सा जंगल के राजा बास को देना होगा। लेकिन भाई, राजा बास कहाँ है? उसे भला कहाँ पता चलेगा कि हमने इन बच्चों का शिकार किया है? भाई, हम इनका शिकार आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि कल जंगल में बास के बेटे की शादी है। जंगल के सभी पक्षी कल राजा के बेटे की शादी पर जाएंगे और हम इनका शिकार कर लेंगे। राजा बास ने अपने जंगल में एक कानून बनाया था कि कोई भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन शाम को गौरी कवि घर में बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। अरे कालू, अभी तक घर क्यों नहीं आए? ये तो सुबह से घर से निकले हुए हैं, अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो? बच्चों, तुम्हारे पापा सुबह से जंगल में गए हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए। पहले तो कभी उन्हें इतना समय नहीं लगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो न गया हो। नहीं माँ, पिताजी ठीक होंगे। मगर मेरा मन नहीं मान रहा। मुन्नी बेटा, तू अपने बहन भाइयों के साथ यहीं रह और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। मैं जंगल में तेरे पिताजी को देखने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा ना खोलना। गौरी कवि पहली बार अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बाहर जाती है। तभी 7 बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी कवि के छोटे 3 बच्चे रोने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोता बाहर से गुजर रहे थे। वो बच्चों की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। मीठू भैया रुके, ये तो किसी बच्चों की आवाजें हैं। चिड़िया, तुम अपनी जान बचाओ, तुम्हें पता है ना ये जंगल कितना खतरनाक है, चलो यहाँ से। तभी रानू चिड़िया और मीठू तोते को चीलों की आवाजें सुनाई देती हैं। मीठू भैया, लगता है वो जालिम पक्षी इसी ओर ही आ रहे हैं। मीठू भैया, ये आवाजें तो वो सामने वाले घर से आ रही हैं। लगता है वहाँ छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी जान बचाना होगी। फिर रानू चिड़िया और मीठू तोता गौरी कवि के घोंसले के पास जाते हैं। अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। बच्चों, आपकी जान खतरे में है। बच्चे डरकर दरवाजा खोल देते हैं। बच्चों, आप सबकी जान को खतरा है, आप सब मेरे साथ चलो। बच्चे रानू चिड़िया और मीठू तोते के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया बच्चों को अपने घर ले जाती है। दूसरी ओर वो गिद्दे रात को गौरी कवि के घर जाती हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था।
भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगता है वो सब जंगल छोड़कर चले गए हैं। वो दोनों गीते घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें कालू कौवा और गोरी कौवी देख लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर जाते हैं। अरे बाप रे कालू जी, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन कीटों ने हमारे बच्चों को खा लिया। गोरी कौवी रोने लगती है। गोरी चुप कर जाओ, चलो हम जंगल के राजा बाज के पास जाकर उन कीटों की शिकायत करते हैं। हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। तभी वो दोनों पास के जंगल के राजा बाज के पास जाते हैं। वो राजा को सारी बात बताते हैं। बाज राजा, आपके जंगल की गीतों ने हमारे बच्चों को खा लिया। आप हमारे साथ न्याय कीजिए, उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चुप कर जा कौवी, हमने नहीं खाया तेरे बच्चों को। बाज राजा, आप इनकी बात क्यों सुन रहे हैं? ये तो हमारे जंगल की है भी नहीं। हाँ बाज राजा, ये तो इस जंगल के हैं भी नहीं। आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम आप तक आधा हिस्सा पहुंचा देंगे। सुनो कौवे, इस जंगल में सिर्फ इस जंगल के पक्षियों की ही बातें सुनी जाती हैं। सुनोगी तो इन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ, इनके साथ जो भी करना है करो। फिर वो गीते कौवों को लेकर अपने जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो कौवों पर हमला करने ही वाली थी कि पास के जंगल की महारानी चील और चिड़िया मिठू तोता सब आकर उन गीतों पर हमला कर देते हैं। गीते मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती हैं। आप सबने हमारी जान क्यों बचाई? मैं भी मर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे नहीं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? कौवी बहन, आप चिंता नहीं करें, आपके बच्चे मेरे पास हैं। फिर रानू चिड़िया गोरी कौवी को सारी बात बताती है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। गोरी बहन, आज से आप हमारे जंगल में ही रहें, क्योंकि हमारा जंगल बहुत सुरक्षित है। हमारे जंगल की महारानी चील बहुत अच्छी है, वो हम सबकी रक्षा करती है। उस दिन के बाद से कालू कौवा गोरी कौवी अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगते हैं। गोरी कौवी काली ऐनक लगाए नदी के पास बैठी हुई थी। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कौवी, सुंदर कौवी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? हाँ, तुम बहुत ही सुंदर हो। काले काले पंख, लंबी लंबी टांगे, तुम ही तो मेरे सपनों की शहजादी हो। कौवे, तुम भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम्हारे पंख भी मेरी तरह काले हैं? हो, देख लो, देख कर बताओ। हाँ, देख रही हूँ। तुम भी मेरी तरह बहुत सुंदर हो। मेरी तरह काले काले पंख और बड़ी सी लंबी चोंच। तुम ही मेरे सपनों के शहजादे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? हाँ, मगर तुम्हें मेरी माँ से इजाजत लेना होगी, फिर ही मैं करूँगी तुमसे शादी। मैं मना लूंगा तुम्हारी माँ को। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी की माँ वहाँ आ जाती है। बेटी, अब घर चलो, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? माँ, मैं देख तो नहीं सकती, मगर महसूस तो कर सकती हूँ। मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर बूढ़ी कौवी अपनी अंधी बेटी को लेकर घर चली जाती है। माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। बेटी, कौन करेगा तुमसे शादी? तुम तो देख नहीं सकती हो और घर के भी कोई काम नहीं कर सकती हो। माँ, एक कौवा मिला था मुझे आज, उसने मुझे पसंद कर लिया है। वो शादी करना चाहता है मुझसे। क्या तुमने उसे बताया कि तुम देख नहीं सकती हो? नहीं माँ, इस बार मैं पहले नहीं बताऊंगी, शादी के बाद खुद ही पता चल जाएगा। दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सुबह तैयार होता है और अपने घर से निकलकर गोरी कौवी के घर जाता है। गोरी, मैं आ गया। माँ कहाँ है? मैं तुम्हारी माँ से शादी की इजाजत लेने आया हूँ। कौवे जी, क्या तुम करोगे ना मुझसे शादी और मेरी माँ को मना लोगे ना? हाँ, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ कर सकता हूँ। माँ, यहाँ आओ, कोई आपसे मिलने आया है। बूढ़ी माँ अंदर से आती है। माँ जी, मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। बेटे, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो बाग से पहले मेरे लिए मीठे मीठे अमरूद लेकर आओ, फिर ही मैं करूँगी शादी अपनी बेटी की। मैं लाऊंगा, मैं गोरी जी के लिए कुछ भी करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। माँ,
आपने कालू को अमरूद लेने क्यों भेज दिया है? बेटी तुम तो अंधी हो, तुम दाना नहीं ला सकती। मैं देखना चाहती हूँ क्या ये कौवा तुम्हारा पेट भी भर सकता है। कालू कौवा उड़ता हुआ मिठू के खेत में जाता है। मिठू तोता काम से फारिग होकर धूप में सो रहा था। मिठू सो रहा है, अब मैं अमरूद चुरा लेता हूँ। कालू कौवा चुपके से अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाता है। बेटा ये अमरूद तो बहुत मीठा है। तो क्या माँ जी, अब मैं शादी कर सकता हूँ आपकी बेटी से? बेटे मैं कल बताऊंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। गोरी बेटी मैं कल फिर आजमाऊंगी इस कौवे को। कालू कौवा अपने घर में जाकर बहुत खुश था। वो तो सारी रात गोरी कवि के बारे में ही सोचता रहता है। अगली सुबह वो फिर से गोरी कवि के घर जाता है। कौवे आज तुम्हें मेरे लिए मीठी खीर लेकर आनी होगी। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो पहले मेरे लिए मीठी खीर लेकर आओ। मीठी खीर? हाँ माँ जी, मैं जरूर ले आऊँगा। मैं मीठी खीर ले आऊँगा। कालू जी मेरी खातिर कर दिखाना। मेरी माँ की परीक्षा में पूरा उतरना। गौरी जी आप चिंता नहीं करो, मैं लाऊंगा। मैं मीठी खीर जरूर लाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे मीठी खीर बना दो। मैंने अपनी होने वाली सास को मीठी खीर खिलानी है। कालू भैया, ये आपकी होने वाली सास कौन है? बेरी के पेड़ पर है गौरी कवि का घर। वो बहुत सुंदर है। अगर मैं उसकी माँ की परीक्षा में पूरा उतरा तो वो मेरी शादी कवि से कर देगी। कालू भैया, आजकल धोखा भी हो जाता है। अच्छी तरह से जांच कर लेनी थी आपने। नहीं नहीं चिड़िया, मैंने सारी जांच कर ली है। वो कवि बहुत खूबसूरत है और सुंदर भी है। नीली नीली आँखें हैं उसकी। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के लिए मीठी खीर बनाती है और उसे दे देती है। कालू कौवा मीठी खीर लेकर गौरी कवि के घर जाता है। मुझे पता था कालू जी आप जरूर कर लोगे। माँ जी, क्या अब मैं शादी कर सकता हूँ? हाँ बेटे, अब तुम शादी कर सकते हो। अगले दिन कालू कौवा चिड़िया और तोते को साथ लेकर आता है और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू, तुम्हारी दुल्हन ऐनक क्यों नहीं उतार रही है? हो सकता है कालू तुम्हारी दुल्हन अंधी हो। मिट्ठू, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा। चुप कर जाओ, अगर किसी ने सुन लिया तो। फिर कालू कौवा गौरी कवि को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। कालू जी ये घर तो बहुत सुंदर है और बड़ा भी। ये कवि पागल है, मेरे टूटे हुए घर को सुंदर कह रही है। हाँ हाँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरी माँ ने बनाया था। गौरी जी अब ये ऐनक उतार भी दो। क्या तुम ऐनक रात को भी लगाती हो? नहीं नहीं कालू जी, मैं तो बस सोने के समय ही ये ऐनक उतारती हूँ। गौरी कवि की इस बात से कालू कवि को शक पड़ जाता है और वो उड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। पति जी मैं घर का ध्यान रखूंगी और तुम दाना ले आया करना। मैं और कोई काम नहीं कर सकती। माँ ने शुरू से ही मुझे कोई काम नहीं करने दिया। कालू कौवे की दुल्हन दूसरी तरफ देखकर बातें किए जा रही थी। इसका मतलब ये कवि अंधी है। मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं। अपनी ऐनक उतार दो, मुझे सब मालूम हो गया है। आखिर कब तक तुम ये छुपाओगी? पति जी मुझसे कोई शादी नहीं करता था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी बात आपसे छुपाई। हा, गौरी अब ये ऐनक उतार दो। अब हमारी शादी हो गई है। अब तुम अंधी हो या लंगड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं भी कोई जवान नहीं हूँ। अगर तुम मुझे देख लेती तो मुझसे कभी भी शादी ना करती। ये सुनकर गौरी कवि हंसने लगती है।